अ, नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। आई होप तो कि आप सभी अच्छे ही होंगे और हमारी मुलाकात फिर से हो रही है। और हम लोग परीक्षा के बहुत ही नज़दीक है, एग्जामिनेशन के, है ना। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी के साथ साथ हम लोगों की जिम्मेदारी भी बहुत अधिक बढ़ चुकी है। और हम लोगों का तो वैसे तो निरंतर प्रयास होता है कि आपके परीक्षा में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए भी मेहनत कर पाएँ। और वैसे एग्जाम नज़दीक है तो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर भी आप लोगों का अधिक हो गया होगा, है ना। एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरी आवाज़ जो है अच्छे तरीके से आपको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, और मैं अच्छे से दिखाई पड़ रहा हूँ कि नहीं आप लोगों को, ताकि सेशन को आगे हम अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकें, है ना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार केजीएस में। और एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि आप सही सही सुन पा रहे हैं मुझे और देख पा रहे हैं, ताकि सेशन की आज शुरुआत की जाए। और बड़ा ही बेसब्री से इंतजार होगा आप लोगों को मेरा, मैं समझ सकता हूँ, है ना। और बहुत अच्छे तरीके से जो है एक बार फिर से हम लोग आप जुड़ रहे हैं आपसे। एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरे ऑडियो और वीडियो दोनों बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनाई और दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ताकि सेशन को मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग सभी का। आवाज़ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के कमेंट को मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार मुझे बताइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि आपके जो सर हैं, यानी कि इस टाइम जो हम लोग जुड़ेंगे वो फिर से बिहार स्पेशल के साथ साथ में जुड़ेंगे, है ना। और बिहार स्पेशल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप लोगों को पता होगा। तो अगर बिहार स्पेशल की बात किया जाए, वैसे तो मैं अभी जस्ट आप लोगों से विजेता बैच में भी मिलूंगा, ठीक है। तो बिहार स्पेशल में आपको ये पता होगा कि 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, 20 to 20, ठीक है, 20 to 25 मार्क्स आपको यहां से आने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, बहुत लोग, हाँ बहुत बढ़िया। तो तो अभी बीपीएससी वाले बैच में भी हम लोग मिलेंगे, अभी जो रिवीजन चल रहा है, बट अभी थोड़ा आप लोगों के लिए इस समय मैं जुड़ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप सभी को मेरा आशीर्वाद, वेरी गुड इवनिंग। तो 20 से 25 प्रश्न जो है आपको यहाँ बिहार स्पेशल के आते हैं। और एग्जाम्स को अगर देखा जाए तो अब लगभग एक महीने से भी कम समय बचे हैं, अगर देखा जाए तो, है ना। वैसे तो आज के दिन ही एक महीने के बाद परीक्षा होना है आप लोगों का, लेकिन अगर फिर भी आप देखें तो एक हफ्ते लास्ट का तो छोड़ ही दीजिए। आप मेंटली एकदम फिट नहीं होते हैं एग्जाम के एक हफ्ते पहले। और हम उस टाइम पे प्रेशर देना भी आप लोगों को सही यानी उचित नहीं समझूंगा कि आपको बहुत अधिक जो है उसमें हम डाल करके रखें। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको लोगों को, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे, सभी लोग राज्य के अलग अलग जिलों से और देश के भी कई राज्यों से जुड़ रहे हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत लोग कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब हम लोग जुड़ चुके हैं, अब हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, प्रश्नों के साथ जुड़ना चाहिए, है ना। तो ठीक है, अब हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से हमारी और आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन चुकी है अब, और हम लोगों को शुरू करना चाहिए, है ना। तो ये आपके जो है बिहार स्पेशल के प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को, और एकदम से शुरू से ही है। चलिए, बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं अब हम लोग, है ना। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या है। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। ये प्रश्न जो है वो एंसेंट बिहार से आपका है, और शुरुआत भी हमने यहीं से किया है। तेजी से हम लोग एंसेंट और डबल को कंप्लीट करेंगे, और मॉडर्न में चूंकि ज्यादा प्रश्न होता है तो हम लोग वहां पर बहुत अच्छे से उसको फिक्स करेंगे, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है। तो ये आपसे कह रहा है कि बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य जो है किस युग के हैं, ठीक है। ये कौन से इरा की बात कर रहा है, विच इरा डू द अर्लिस्ट, है ना, एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमंस इन बिहार बिलोंग्स। तो आप लोगों को ये बात हमने कई बार पढ़ाया है आपके थ्योरी की क्लासेज में, कि अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में तीनों ही युग में, चाहे हम पूरा पाषाण काल की बात करें, है ना, चाहे हम पूरा पाषाण काल की बात करें, तो पूरा पाषाण काल में भी, मध्य पाषाण काल में भी, और साथ साथ में नव पाषाण काल में भी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, पूर्व प्रस्तर युग, पेलियोलिथिक युग जो एरा जो है उसमें अगर बात किया जाए तो इस टाइम पर ही यहाँ पर बिहार में लोगों को रहने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और दो तीन जगह जो मैं बार बार बताता हूँ, ध्यान से याद रखिएगा। गया में एक जगह है और इसका नाम है जेठियन। गया में ही एक जगह है जिसका नाम है जेठियन। तो जेठियन से हमें यह साक्ष्य प्राप्त होता है, एक तो ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को, पहला चीज। अगर आगे की बात करें तो हम आप लोगों को नालंदा के बारे में बताते हैं, और नालंदा में भी, कहाँ बताया हमने, नालंदा में भी, और साथ साथ में मुंगेर में भी। कहाँ बोला हमने, मुंगेर में भी। तो मुंगेर में जो आप भीम बांध को जानते हो, है ना, जो भीम बांध को जानते हो, इसी के इर्द गिर्द में जो है ये आपके साक्ष्य जो है वो मिले थे। तो अगर कहा जाए तो आदि मानव की उपस्थिति के विषय में कहा जाए तो पूर्व प्रस्तर युग या पूरा पाषाण काल से ही हमें प्राप्त हो जाता है, पूरा पाषाण काल से ही हमें ये प्राप्त हो जाता है। बात समझ रहे कि नहीं आप लोग,
पूरा पाषाण काल से ही हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो इसमें आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, ये आपका ए आंसर हो जाने वाला है। आप लोग समझ गए होंगे यहां से, है ना। वही अगर बात किया जाए मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल से 2-3 बातें याद रखना है आपको। क्या क्या? मध्य पाषाण काल में, या मध्य प्रस्तर युग कहें, मध्य पाषाण मेसोलिथिक की बात करें हम, ठीक है, ये पेलियोलिथिक की बात करें तो ये हमने देख लिया। अगर मध्य पाषाण या फिर मेसोलिथिक की अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना है 2 जगह। एक तो मैं बताता हूं, मुंगेर को आपको विशेष करके याद रखना है, और मुंगेर के साथ साथ नालंदा याद रखना है। तो दोनों ही जगह पर ये कॉमन मिल जाएगा आपको, ठीक है। मुंगेर विशेष करके याद रखिएगा, ये आपको, नालंदा भी नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन मुंगेर को तो मध्य में जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूजन अधिक ना बढ़े इसलिए हमने बता दिया। वही अगर कहा जाए नव पाषाण काल में बिहार में कहां कहां से हमें साक्ष्य मिले हैं, नव पाषाण काल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके लिए फैक्ट ऐड होगा अगर आपके प्रश्न में, तो याद रखिएगा नव प्रस्तर युग या फिर कहें नव पाषाण की बात हम करें, आपके न्यूलिथिक की बात करें, अगर हम न्यूलिथिक की बात करें तो याद रखना आपको क्या क्या है जी, आपको याद रखना है नव पाषाण में एक तो याद रखना है चिरांद। क्या बोला हमने? चिरांद, जो कि पड़ता है बिहार के वर्तमान के सारण जिला में। कहां पड़ेगा? सारण जिला में पड़ेगा। और दूसरा जगह याद रखना है, उसका नाम है चेचर। पहला क्या होता है? हमने चिरांद बताया, और दूसरा हमने क्या बताया आपको? चेचर बताया। तो चेचर के विषय में अगर कहा जाए तो ये वैशाली में पड़ता है। दोनों ही जगह की अगर बात किया जाए तो इसमें नवीनतम औजार प्राप्त हुए हैं यहां से लोगों के, चूंकि जब तक लोग रहेंगे नहीं औजार का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो एक तो ये चिरांद से और दूसरा चेचर से। चिरांद, चेचर। नव पाषाण काल में बिहार में साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है जी? एक तो चिरांद और दूसरा चेचर। चिरांद कहां है सर? तो सारण में है। चेचर कहां है? तो वैशाली में है। अब सबसे मजे की बात आपको हम बताते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। हो सकता है कि चूंकि अब बीपीएससी का ट्रेंड थोड़ा सा अपडेट कर रहा है, अपने आप को एडवांस कर रहा है, तो प्रश्न हो सकता है ऐसे पूछ दे कि प्रश्न में कई उत्तर भी मिला है और उसके साथ कुछ अधिक आपको पूछे। जैसे सवाल कर सकता है कि बिहार में चिरांद और चेचर से जो है नव पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपसे ये पूछ दे कि उन औजारों में या उन साक्ष्यों में क्या मौजूद था, तो आपको याद रखना है कि हड्डियों के बने हुए औजार थे। क्या थे? हड्डियों के बने हुए औजार थे। तो किस बात को समझिएगा, जब पूर्व पाषाण या मध्य पाषाण के समय कहा जाए उस समय जनरली लोग पत्थरों के औजार रखते थे, लेकिन जैसे ही अगर हम नव पाषाण में जाएंगे तो लोग हल्का औजार रखना शुरू कर देंगे। आप खुद सोचिए, आपको एक पत्थर का चाकू दे दिया जाए, आप कहिएगा सर पत्थर का चाकू क्यों सर? अरे उस समय लोग पत्थर का ही इस्तेमाल करते थे, नुकीले पत्थर, जिससे कि काटने का काम करते थे ये लोग, ठीक है। तो नुकीला पत्थर दे दिया जाए और एक हड्डी का चाकू बना करके दे दे, जाहिर सी बात है कि पत्थर वाला से हल्का होगा हड्डियों वाला है, तो वो भी नुकीला। तो धीरे धीरे लोग भी एडवांस हो रहे थे, तो पहले पत्थरों का इस्तेमाल करते थे औजार में, फिर जब नव पाषाण की तरफ हम बढ़े तो उस समय धीरे धीरे हड्डियों का औजार। तो अगर कहा जाए बिहार में हड्डियों का औजार किस युग में प्राप्त हुआ है? नव पाषाण काल में प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? चिरांद, जो कि सारण में पड़ता है। आपको याद रहेगा आपको। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? है ना, एविडेंस ऑफ इंटरमीडिएट स्टोन एज हैज बीन फाउंडेड इन बिहार। अब देखो क्या आपका प्रश्न है, ये मध्य पाषाण की बात कर रहा है, मध्यवर्ती प्रस्तर कहे या कहे हम मध्य पाषाण की बात, तो मध्य पाषाण काल के जैसे ही बात करेंगे, मेसोलिथिक की जैसे ही बात करेंगे, हमने 2 जगह बताया था, और पहला जगह कहां बताया था आपको? मुंगेर। सबसे अधिक टारगेट करना है आपको मुंगेर के ऊपर। चलो ऑप्शंस को देखते हैं। चेचर नहीं सर, चेचर में नव पाषाण कालीन हमने बता दिया है। मुंगेर अभी हमने बताया था, और मुंगेर का वो जगह जो कि हमने बताया था आपको भीम बांध के नाम से जो चर्चित अभी देख रहे हो आप, यही इसी के इर्द गिर्द में हमें ये प्राप्त हुआ है। चिरांद कहें, पटना कहें, नव पाषाण कालीन में हमने साक्ष्य ये आपको बताया है। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इस बात को ध्यान से याद रखिएगा। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें? नव पाषाण काल था। तो नव पाषाण के बाद अगर कहा जाए, ठीक है, नव पाषाण काल की बात कहा जाए तो कौन कौन सी जगह याद रखना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा आप सभी लोग। पहला चीज क्या हमने बोला? सबसे पहले याद रखना है आपको चिरांद। सर चिरांद कहां बताया था आपको? हमने चिरांद बताया था सारण में, याद रहेगा आपको। दूसरा बताया था हमने आपको चेचर। चेचर कहां बताया आपको हमने? वैशाली में।
और बताऊं मैं, अगला देखना, अगला है सेनुआर। सेनुआर कहाँ है सर? सेनुआर है आपका रोहतास में, रोहतास में। ये 3 जगह आपको कम से कम याद रखना है, ठीक है। एक और याद रखोगे तो मनेर याद रखना। मनेर अगर कह दिया जाए तो पटना याद रखना। मनेर ये जगह की बात अगर कहा जाए तो पटना। ये 4 वैसा जगह है कि नवपाषाण कालीन साक्ष्य हमें बिहार से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण में मुंगेर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर एक बार बकलोल बोल दीजिए ना, बहुत खुशी मिलता है। हाँ, कई बार ऐसे है ना, लोग प्यार से जुड़ जाते हैं तो उसमें होता ही है। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है ना? अरे जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? दोबारा सर को देख करके शाम को खुशी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताओ पहले। अरे एक्चुअली क्या है ना कि क्लासेज ऑफलाइन में कई बार इतने अधिक हो जाते हैं ना कि यूट्यूब पर आ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या है, अभी थोड़ा सा विजेता वाला जो है बैच उसको कंप्लीट करूंगा, फिर एकदम से आप लोगों के लिए शाम को 7 बजे लगातार जुड़ा हुआ रहूंगा। बात समझ में आ रही है? 7 बजे पुराना टाइम अपना, हम लोग 7 बजे ही तो मिलते थे ना इस समय। अब देखो नया स्टार्ट हुआ, कम से कम हमको कल तक 1000 बच्चे चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 1000 प्लस ही चाहिए हमको, तभी फिर आऊंगा, नहीं तो फिर नहीं आऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा मजा ही नहीं आता। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखो समझाया हमने ऐसे कि आगे के क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिक बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। एक तो चिरांद और दूसरा चेचर, तो बड़ा ही आसान है, अभी हमने बताया था, है ना। रिमेन्स ऑफ विच इरा हैव बीन फाउंड फ्रॉम चिरांद एंड चेचर। तो अभी हमने कहा था कि नवपाषाण कालीन, न्यू प्रस्तर युग कहें या फिर नवपाषाण काल कहें, ठीक है। और अगर न्यूलिथिक की बात करें, न्यूलिथिक इरा की बात करें तो आपको याद रखना है कुछ और जगह, जिसमें कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक तो समझ में आ गया चिरांद और चेचर। इसके अलावा हमने कहा था कि सेनुआर याद रखिएगा आप लोग जरूर। सेनुआर जो कि रोहतास में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? रोहतास में पड़ता है, ये याद रखना है। उसके साथ साथ आपको मनेर याद रखना। मनेर कहाँ पड़ेगा? तो पटना में आपको याद रखना है। तो सेनुआर हो गया, मनेर हो गया, ये साथ साथ में आपको याद रखने की जरूरत है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा कह रहा है सर बिहार एसएससी में भी क्वेश्चंस आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे बच्चा, क्यों नहीं आएगा? है, हमने प्रश्न में रजिस्ट्री करा ली है क्या कि यहाँ आएगा तो वहां नहीं आएगा? बिहार के कोई भी एग्जाम्स आप दे दो, ठीक है, बीपीएससी दे दो, बिहार एसएससी दे दो, बिहार एसआई दे दो, सभी में आने के चांसेस है। हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी के लिए, वो बात अलग है, पर और भी जगह आ जाएंगे। और जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही आते हैं, पहले बीपीएससी में पूछा जाता है और फिर छोटे छोटे जो बोर्ड्स होते हैं, बिहार जैसे एसएससी का बोर्ड हो गया, है ना, तो वो बीएसएससी का बोर्ड हो गया, तो वो बोर्ड जो है वही क्वेश्चंस को इनहेरिट कर लेता है, उसी को लेकर के और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से मिलते हैं? अब ध्यान से सुनना, एक सीक्वेंस बता रहे हैं और सीक्वेंस के आधार पर बता दे रहे हैं हम लिख करके यहाँ पे, ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल हरिओम गुप्ता जी, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मेहनत आप लोगों के लिए जारी रहेगा। जितना भी समय मिलता है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। एक तो हमने बताया आपको कि पूरा पाषाण याद रखना है, और पूरा पाषाण के बाद ही आपको याद रखना है मध्य पाषाण, और मध्य पाषाण के बाद याद रखना है आपको क्या? नव पाषाण, और नव पाषाण के बाद याद रखना है आपको क्या भाई? तो ये याद रखना है आपको ताम्र पाषाण। क्या याद रखना है? ताम्र पाषाण। सीक्वेंस में पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और उसके बाद आपके न्यूलिथिक। अब इसमें ध्यान से समझिएगा कि ये अगर बात किया जाए आपको ताम्र प्रस्तर युग में, तो नवपाषाण काल के तुरंत बाद की बात कर रहा है, नवपाषाण काल की तुरंत बाद की बात कर रहा है। और अगर इसके विषय में कह दिया जाए तो आपको 2-3 जगह याद रखना है। एक तो आपको मनेर का जगह भी है, चेचर भी है, चिरांद में भी है, यानी कि इसमें से ऑप्शंस तो एक से अधिक हो गए। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, डी ऑप्शन को अगर देखा जाए उपरोक्त में से सभी, तो ये सभी जगह रहेंगे। चिरांद में भी रहा है, चेचर में भी रहा है, मनेर में भी, और साथ साथ में सोनपुर में भी रहा है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये सभी जगह इसमें जो है आपके एडेड है। बात समझ में आ रहा है? अब ये पूरा पाषाण में हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार में, एक जगह पे चूंकि सारी चीजें लिखी हुई है। तो पूरा पाषाण में हमने मेंशन कर दिया, एक तो मुंगेर,
ठीक है। उसके अलावा हमने मेंशन कर दिया गया का जेठियन, गया का जेठियन, ठीक है। उसके अलावा हम मेंशन कर देते हैं आप लोगों से नालंदा, ठीक है। यहां आप लोग याद रखिएगा मध्य पाषाण में कम से कम मुंगेर जरूर याद रखिए, ठीक है। और यहां अगर नवपाषाण की बात करें तो ये तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। चिरांद की बात कर रहे हैं सर हम, चेचर की बात कर रहे हैं सर, मनेर की बात कर रहे हैं सर, है ना, सेनुवार की बात कर रहे हैं सर। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। बिहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से, एकदम स्टेटमेंट वाले पर एकदम ध्यान से। तुम लोग पुरानी बात याद कर रहे हो, देखो पुराना बात ज्यादा याद नहीं किया जाता है, ठीक है। हाँ पुराना बात ज्यादा नहीं याद करते हैं। तो बाउंडेशन ही एक टीचर्स और स्टूडेंट्स का ऐसा होता है ना, कि हम प्यार से गधा भी बोल दे तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। कम से कम सर बोले है गधा, बच्चा देखे बोले सर बौराहा बोल दीजिए ना, अब काहे नाराज चल रहे हैं हाँ बताओ। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। यहां पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाण कालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई नया बात तो है नहीं। पूर्व काल में भी अभी हमने जस्ट लिखा कि पूर्व पाषाण के काल में भी मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, बिहार में आदि मानव निवास करते थे, बिल्कुल करते थे, आदि मानव निवास करते थे। और हमने अभी ही कहा था कि पूरा पाषाण काल में ही हमें साक्ष्य मिल गया, पूरा पाषाण काल में ही हमें यह साक्ष्य मिल गया है आदि मानव का, जो कि कहां से थे, आपके मुंगेर क्षेत्र से हमें यह प्रमाण मिला है, और साथ साथ में नालंदा क्षेत्र से भी प्रमाण मिला है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के थे, अभी जस्ट बताया हमने, बिल्कुल पूर्व पाषाण काल के सबसे पुराना ये रहा है आपका साक्ष्य, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो गया, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, इसमें कोई बड़ा मुश्किल है भी नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं। मगध सम्राट अजात शत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? ये बड़ा प्यारा प्रश्न है यार, थोड़ा सा यूनिक है, आपको नया भी लगेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा प्यारा प्रश्न है और आपके लिए यूनिक, थोड़ा नया भी मिला होगा आपको। मगध सम्राट अजात शत्रु के विषय में कह रहा है, इन विच जैन टेक्स्ट इज एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ मगध एम्पायर अजात शत्रु मेंशन। तो किसमें है आखिर? याद रखिएगा कि नियावली सूत्र है, जैसे आपको कई सारे हम आपको ग्रंथ बताते हैं, उसी में से एक है नियावली सूत्र, और इसमें यह जानकारी दी गई है अजात शत्रु के विषय में। तो अजात शत्रु आप सभी लोग समझ गए होंगे, यहां पर हम हर्यक वंश के बारे में कह रहे हैं, हर्यक वंश के बारे में कह रहे हैं। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, बिंबिसार के ये पुत्र थे, बिंबिसार के ये पुत्र है, और इनका नाम है अजात शत्रु। क्या नाम है इनका? अजात शत्रु। लेकिन बड़ा ही खतरनाक था। ये क्या किया अजात शत्रु की, अपने राजगद्दी के लालच में अपने पिताजी का हत्या कर दिया, ठीक है, पिताजी का हत्या कर दिया राजगद्दी के लालच में। और पहले है क्या, राजतंत्र चल रहा है, तो राजतंत्र में क्या होगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो जब तक राजा यानी पिताजी मर नहीं जाते हैं, बेटा कैसे राजा बनेगा? अच्छा, कई बार जानते हो ये सब जो है ना, अपने मतलब पत्नी उतनी के चक्कर में सब कर देता था। मतलब कैसे? अब सोचो, इन लोगों को क्या है कि विवाह होगा बड़ा छोटा उम्र में, कम उम्र में होगा। अब अगर वो राजा बन गया है, मान लो कितना लंबा, और उस समय पहले वाला आदमी एकदम 70-80 साल तक एकदम टनाटन एकदम राजा बना हुआ है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बेटा तो छोड़ो, पोता जवान होता था, पोता जवान। अब किसी की पत्नी है मान लो, वो लगातार कहेगी हाँ कब तक आप राजकुमार बन करके रहिएगा, राजा बनिए तब तो हमको महारानी कहलाने का शौक मिलेगा। अब बेचारा वही में कह देता था, कैसे राजा बने, अभी पापा राजा हैं तो बताओ। अरे पिताजी जिसके राजा रहेंगे जब तक वो मरेंगे नहीं, राजा कैसे बनेगा बेटा? अब उसकी पत्नी खूब समझाना शुरू करेगी, ऐसा कुछ करिए किसी दिन आपके पापा सोएं और सोते ही रह जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब वो बोला पूरा एकदम आएगा अंदर से, अच्छा नहीं नहीं कहते कहते फिर करवा ही देगी। यही सब तो होता ही है, पत्नी लोग बड़ा खतरनाक होती है सब मामले में, ठीक है। मतलब वो बाद में वो चीजें पता चलता है, पहले नहीं पता चलता है, बाद में है भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, कहीं पर बंटवारा हो रहा है, मतलब पत्नी सीधे कह देती हमको रहना ही नहीं है ये घर में, अब लोग 4 घर बनाते रहो। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है कि बिंबिसार का हत्या कर दिया उसी का बेटा अजातशत्रु, गद्दी के लालच में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बच्चा लिख रहा है कैलाश पर्वत से प्रणाम सर,
देख रहा हो, अरे बौराहा भभुआ और मोहनिया से कह रहा है कैलाश पर्वत से प्रणाम। मारेंगे एक लपड़, 3 दिन तक नाच के गिरोगे। समझ में आएगा नहीं तुम लोगों को। देखो आगे। मगध सम्राट अजात शत्रु के शासन काल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? कितने साल तक युद्ध चला था, कितने वर्ष तक? ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स डिड वार बिटवीन मगध एंड वैशाली। अब तुम ध्यान से सुनना इस बात को। ये एक्चुअल में क्या है कि ये प्रश्न थोड़ा सा ऑथेंटिक उतना अधिक मेरे को नहीं लग रहा है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो रीजन क्या है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था आपको डिस्कस कर करके कि यहां है आपका वज्जी, ध्यान से देखिएगा, ये वज्जी और इसी के यही जो है आपका वैशाली देखा जाए, इसी की कैपिटल है, राजधानी है जो कि वैशाली है। और अगर देखा जाए तो यहां जो है आपका मगध है। तो ध्यान से समझना, तो जब शासक मगध का था बिंबिसार, कौन था? मगध शासक जब बिंबिसार थे, तो बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य का विस्तार जो है, एक्सपेंशन जो है अगर कहा जाए तो 2 नीति से किया था। एक तो युद्ध करके जीतता था और दूसरा वैवाहिक नीति से करता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैवाहिक नीति से ही इधर आपके वैशाली यानी वज्जी जो है महाजनपद में भी विवाह किया। तो बिंबिसार को जब मार दिया अजात शत्रु, है ना, तो इसका नानी का घर कहाँ हुआ? एक तो वज्जी में हुआ। तो इनके नानी के घर के सब कह रहा है तो पिताजी को मार दिया तो अलग हो गया। मगध में पहले शामिल था ये वज्जी, फिर अलग हो गया। तो जब अलग हो गया तो दोनों के बीच में युद्ध चल रहा, अब बड़ा जबरदस्त युद्ध चला। ये आप समझ लो कि 16 वर्ष तक ये लड़ाई चला है। और इन्हीं लड़ाइयों के बीच में अगर देखा जाए तो बिंबिसार का तो पुत्र है वैसे अजात शत्रु। सोचो ये अजात शत्रु अपने नानी घर पर, अपना नानी घर मतलब समझ रहे हो, वज्जी महाजनपद पर ही लड़ने के जीतने के चक्कर में सबसे खतरनाक जो है पूरे इतिहास में सबसे खतरनाक जो है वेपन अगर कहा जाए हथियार का प्रयोग किया है। 2 याद रखना है, एक तो रथ मुसल और महाशिला कंटक। महाशिला कंटक ये दोनों बड़ा खतरनाक हथियार था। रथ मुसल, ठीक है, रथ मुसल के विषय में कहा जाए, बाहुबली फिल्म देखे होगे, भल्लाल देव को आगे दम मिलता है कि रथ के आगे एकदम चक्री जैसा कटते हुए चला जाएगा, वही रथ मुसल। महाशिला कंटक, शिला मतलब क्या हो गया? पत्थर, एक साथ पत्थर को बांध करके फेंकेगा दूर विरोधी पर। आप समझ में आ रहा है? तो ये आपका कितने 16 वर्ष तक युद्ध चला था अजात शत्रु को वज्जी से, अंततः मिला लिया, अंततः मिला लिया गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े हम लोग। मगध सम्राट अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में कब हुआ था? ठीक है, बौद्ध संगीतियों से हमेशा से प्रश्न पूछते रहा है बीपीएससी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों धर्म आपके लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन क्या है? दोनों का उद्गम बिहार में है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला जो हुआ है 483 ईस्वी पूर्व में हुआ है। अगर देखा जाए सबसे पहला अगर देखा जाए तो ये जो बौद्ध सभा हुआ है ना, टोटल 4 बौद्ध बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है ना, बौद्ध सभाएं टोटल 4 हुआ है। तो पहला अगर कहा जाए तो ये 483 ईस्वी पूर्व हुआ है। और ये जो हुआ है आपका राजगृह में हुआ है। कहाँ हुआ है? राजगृह, वर्तमान का जो राजगीर है राजगृह में हुआ है। किसके शासन काल में? आजात शत्रु, याद रखना आपको, आजात शत्रु के शासन काल में हुआ है। और इस समय इसके जो अध्यक्ष है वो महाकश्यप है। कौन है? महाकश्यप। तो एक तो आपको अगर देख लिया जाए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस समय शासक कौन है, तो आपको याद रखना है शासक आजात शत्रु है। और अगर अध्यक्ष की बात किया जाएगा तो महाकश्यप। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। 483 ईस्वी पूर्व। आगे की भी बात करें तो दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा के विषय में अगर कहा जाए तो इसमें याद रखना है आपको कि ये जो है आपका वैशाली में हुआ है, ठीक है। तीसरा कह दिया जाए आपका तो याद रखना है आपको कि ये पाटलिपुत्र में हुआ है, पाटलिपुत्र में हुआ है। और अगर चौथे की विषय में कहा जाए तो कुंडल वन जो कि कश्मीर में आपका पड़ता है ना, ये यहां हुआ है, ठीक है। तो पहला जो है आपको अगर देखा जाए तो अजात शत्रु के शासन काल में, दूसरा जो हुआ है आपका कालाशोक के शासन काल में, ठीक है। और तीसरा अगर देखा जाए तो आपके अशोक के शासन काल में हुआ है। और चौथे के विषय में अगर कहा जाए तो कनिष्क के शासन काल में हुआ है। याद रहेगा आप लोगों को? हाँ, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा जी? चलो बहुत बढ़िया। अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो महाकश्यप के बाद जो है सबाकामी रहा है आपका दूसरे वाले में। तीसरे वाले में मोगलीपुत्तिस, ठीक है, मोगलीपुत्तिस रहा है। और चौथे वाले के विषय में कहा जाए तो चौथे में वसुमित्र जी रहे हैं, वसुमित्र। और यहां उपाध्यक्ष कई बार पूछा जाता है, तो उपाध्यक्ष में आपको याद रखना है अश्व घोष।
आप लोगों को एकदम बढ़िया से पढ़ा चुके हैं हम थ्योरी की क्लास में, नहीं एकदम बढ़िया से फिट होंगे आप लोग। ये तो रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खूब अच्छे से पढ़ा चुके हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बच्चा कह रहा है सर बिहार स्पेशल के लिए खान सर जो बुक दिए हैं वो पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ने के लिए ही वो मिला है, ससुराल ले जाने के लिए नहीं मिला है आपको, ठीक है? वो आपको पढ़ना है, अलमीरा में बंद नहीं करना है। समझ में आया? आगे देखो, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया? ठीक है, पाटलिपुत्र जिसे आज पटना के नाम से आप जानते हैं, किसने बसाया है? बात बताओ, चलो ध्यान से देखना। पाटलिपुत्र के विषय में कहा जाए तो बिहार के मैप में हमने इसको कई बार डिस्कस किया आपके साथ में, ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपको कई बार बताता हूं कि देखिए, एक तो इस तरफ जो गंगा नदी है, ये नदी का नाम क्या है आपका, जरा बताना मुझे। ये गंगा नदी है, और दक्षिण से एक नदी आती है, इसका नाम है सोन। इसका नाम क्या है? सोन नदी। तो गंगा और सोन का ये संगम है। क्या है? गंगा और सोन का संगम। और गंगा और सोन के संगम पर ही यहां पर शासक का नाम है उदयन। तो हर्यक वंश का ही ये शासक है, ठीक है? हर्यक वंश का ही ये शासक है। और अगर देखा जाए तो हमने जो बताया आपको कि गंगा और सोन के संगम पर, क्या बोला? गंगा और सोन के संगम पर, गंगा और सोन के संगम पर जो है ये पाटलिपुत्र को बसाने वाला है जो उदयन है, और यहां पर स्थापना इसने किया है। हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट। मेरा शर्ट का कॉलर ठीक नहीं है जी, तुम लोग बताए नहीं, पढ़ रहे हो इतना देर से खाली। चलो देखिए हम लोग आगे देखिएगा, हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन सा था। तो अब कुछ हम प्रॉपर लिख देते हैं आपको, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है? जैसे ही हर्यक वंश के विषय में कहा जाए तो सबसे पहले याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश ये माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश ये है। प्राचीन वंश, मगध बोले तो गया, पटना, जहानाबाद, यही एरिया, ठीक है? यहीं से आपका इसका विस्तार हुआ था। अब अगर इस वंश के विषय में कहा जाए तो आपको हमने बताया कि इसके संस्थापक है बिंबिसार, ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आपके संस्थापक रहेंगे। कुछ प्रमुख शासक जिसका नाम याद रखना है आपको, आजात शत्रु के विषय में हम विशेष करके बताते हैं, उदयन के बारे में हम विशेष करके बताते हैं, ठीक है? उदयन के बाद अगर कहा जाए तो एक बात को और याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि यहां पर एक शासक है जिसका नाम है नागदशक। बीच में और कई शासक है, नागदशक ये अंतिम शासक है, और इसी का अंत किया था जिसका नाम था शिशुनाग। और शिशुनाग ने नागदशक का अंत करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया। ध्यान से समझ में आइए आप लोग, ठीक है? दोनों में नाग नाग लगा हुआ है। तो यहां पर नागदशक जो है ये अंतिम शासक है, और इसी का अंत किया था किसने? ये शिशुनाग ने, और ये आपके शिशुनाग वंश की स्थापना किया गया था। बात समझ में आ रही सभी को? चलिए एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके जरा मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं। जरा जल्दी से बताइएगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं। आप अपने जिला का नाम बताइएगा या शहर का नाम बताइएगा, ठीक है? हाँ, जिला 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 ही बताना है। सर बाद में बिहार पर्सनालिटी नहीं करवाइएगा सर, बिल्कुल करवाएंगे। चलिए, छपरा, बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, कैमूर, हाँ मतलब सभी जगह से है ना, पूर्णिया, अररिया, गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोगों का कमेंट चल रहा है रेलगाड़ी की तरह, पता ही नहीं चल रहा है, बीच बीच में कभी कभी दिख जाता है ना? एकदम रेलगाड़ी की तरह चलता है आप लोगों का कमेंट। देख लो अपना कमेंट, खुद ही देखो जिस स्पीड से आप लोगों का आ रहा है ना? ये तो इससे भी स्पीड चलता है आप लोगों का, है ना? तो क्लास जो है ब्रेक होकर के चला है तो इस वजह से। चलो आगे देखते हैं, किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? वैशाली को वास्तविक राजधानी, अगर मगध का सबसे प्राचीन राजधानी कहता है तो आप लोगों को राजगिरी पता होना चाहिए, ठीक है?
दो बातें हैं, अगर मगध का सबसे प्राचीन राजधानी बोल दे, सबसे प्राचीन राजधानी बोल दे, तो ये आप लोगों को विशेष करके याद रखना है। कम से कम बीपीएससी इसको 5 बार पूछा है अब तक, है बहुत हल्का, बहुत ईजी है, लेकिन कम से कम 5 बार पूछा है, देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये राजधानी जो आपका है राजगिरी, क्या है, राजगिरी, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर राजगिरी से हम वैशाली लाने की बात करें, तो आपको विशेष करके याद रखना है कि जो हमेशा के लिए मतलब एक थोड़ा अस्थायी तौर पर बनाया है, वो सीसु नाग ने बनाया था। किसने बनाया था? सीसु नाग ने बनाया था। हालांकि बीच में हेरफेर फिर से किया गया, तो आगे जब हेरफेर किया गया था तो उस समय था काला शोक, ठीक है। तो इसके बीच में दो बातें हुई हैं, एक तो ये कि पहले राजगिरी से वैशाली किया गया, फिर वैशाली से राजगिरी, और फिर राजगिर से यहाँ वैशाली। तो इसमें ये लोग इसलिए चेंज करते थे कई बार, राजधानी असहज महसूस करता था क्योंकि बाहरी आक्रमण ना हो जाए, इसी कारण से, ठीक है। तो राजगिरी को राजधानी क्यों रखा गया? क्योंकि वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आखिर मगध की राजधानी जो है राजगिरी क्यों थी? राजगिर क्यों था? अभी भी आप जब राजगिर घूमने के लिए कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहाड़ियों से पूरा घिरा हुआ है। तो पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण वो लोग जो है वो सुरक्षित ज्यादा महसूस करते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आक्रमण का खतरा कम रहेगा ना जब घिरा हुआ है। तो अब घोड़ा लेकर के पहाड़ पे चढ़ तो नहीं जाएगा, जो रास्ता है उसी से आएगा। तो उसमें क्या है कि उसको सुरक्षा की कम आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे पहाड़ियों से घिरे होने के कारण। इसीलिए मगध की प्राचीनतम राजधानी जो थी आपकी क्या थी? राजगिरी थी। बात समझ में आया? किसके शासनकाल में दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में किया गया था? बड़ा ही आसान प्रश्न है, और ये काला शोक के शासनकाल में, हमने पढ़ा दिया है अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? विच मगध एम्परर हैज बीन रेफर्ड टू एज ए, है ना, उग्रसेन द मास्टर ऑफ माइटी आर्मी इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा सभी लोग, ठीक है। तो अगर उग्रसेन कहने की बात किया जाए, या फिर मास्टरमाइंड कहा जाए, या फिर कहा जाए एक प्रचंड सेना का नायक कहा जाए, ठीक है, तो किसके विषय में कहा गया, ये आपसे प्रश्न जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें हमने आजाद शत्रु का नाम लिया था, और इसमें हमने दो बातें आपसे डिस्कस किया था कि एक रक्त मुशल और साथ साथ में महाशिला कंटक, ये जो है दो हथियारों का प्रयोग किया है इसने वक्जी के खिलाफ, इसको जीतने के लिए। और इसमें ध्यान से समझिएगा कितना खतरनाक था रथ मुसल। आपने जब बाहुबली मूवी देखा होगा उसमें देखा होगा कि आगे रथ के आगे जो है छुरा लगा रहता था पूरा, और इधर रथ ये चलता था, तो आगे जो भी लोग आते थे सबका, समझ में आ रहा है आपको? महाशिला कंटक में क्या होता था कि पत्थर को बांध करके विरोधी यानी कि विपक्षी उस पर फेंकते थे। तो बड़ा जबरदस्त रहा है। तो एक प्रचंड सेना का नायक के रूप में ये रहे, उभरे थे आपके आजाद शत्रु। किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? चाणक्य को अपमानित किसने किया था? ध्यान से समझिएगा। चाणक्य को एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि विख्यात उस समय पंडित है, बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और एक कह सकते हैं आपकी किसी भी साम्राज्य के लिए एक नायक बन सकते थे। और इस समय घनानंद के ये दरबार में थे। किनके दरबार में थे? ये घनानंद के दरबार में थे। और इस समय अगर देखा जाए तो घनानंद के द्वारा जो है इनका जो है अपमान किया गया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चल करके यही जो है आपके चाणक्य जो है वो प्रधानमंत्री बने चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त ने किस नाट्य पुस्तक में किया है? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी है जो कि एक नाटक में जो है लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी को, ठीक है, विशाख दत्त ने जो है वो आपका दर्शाया है, दिखाया है, उल्लेख किया है। और वो जो है उस पुस्तक का, उस ग्रंथ का नाम है, नाटक का नाम है आपका जो है वो मुद्रा राक्षस। ध्यान से समझिएगा, इस पुस्तक का नाम ही है मुद्रा राक्षस। बात समझिए, इस पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इस पुस्तक का नाम है। और इसमें क्या है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवनी है। और इसी जीवनी में जो है इनके विषय में ये तमाम बातों को बताया गया है। तो यही वो मुद्रा राक्षस है जिसमें इस बात को कहा गया है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ ऐसी जो है वो ऐसा रहा था आक्रमण जो कि आपका असफल रहा था। कि घनानंद को हराना है तो घनानंद को हरा नहीं पा रहा है,
तो एक बार क्या होता है कि भाग करके ये लोग जंगल से गुजर रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। तो उस समय क्या है कि एक माँ अपने बेटे को जो है खीर खाने के लिए देती है। तो खीर में क्या होता है, उसका बच्चा जो है हाथ डालता है तो जल जाता है, गर्म खीर है एकदम से। तो इसकी माँ समझा रही इस बात को कि तुम लोग भी एकदम चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ कर रहा है, वो राजवे की तरफ कर रहा है, डायरेक्ट जाकर के बीच ही सेना में जो है एकदम आक्रमण कर देते हो। पहले तुमको खाना है तो किनारे किनारे से खाओ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है इस चीज को? बीच में हाथ डालोगे तो जलेगा ही जलेगा, गर्म खीर है तो। पहले किनारे किनारे से डायरेक्ट जाकर के एकदम कैपिटल पर हमला नहीं करना है, पहले उसके सेना को कमजोर करना है। ये तमाम बातों को जो नाटक के माध्यम से बताया गया है वो यही पुस्तक में बताया गया है, मुद्रा राक्षस में। और ये जो पुस्तक लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी के विषय में हमें जानकारी मिलती है। बात समझ में आ रहा है? एक बच्चा कह रहा है सर मेरा कमेंट सुन लीजिए ना प्लीज, क्या बात है बताइए। जितना तुम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, इतना कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, समस्या बताना होता है। बिल्कुल। किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर पेशावर से पाटलिपुत्र जो है आमंत्रित किया था? बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, और ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, जरा बताइएगा मुझे किस। चलो ध्यान से समझिएगा, सारे क्लासेस चल रहे हैं बच्चे, आप लोग क्लास से बस टाइम पर रहिए, ठीक है। किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को जो है पुरुषपुर यानी पेशावर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? पेशावर जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान का जो है हिस्सा है, तो पाकिस्तान के पेशावर में रहने वाले जो है ये विद्वान है, और इनको जो है बुलाया गया है पाटलिपुत्र, जो कि महापद्मनंद के द्वारा बुलाया गया है, महापद्मनंद के द्वारा बुलाया गया है। और ये नंद वंश के संस्थापक हैं, आप लोगों को पता होगा, नंद वंश के संस्थापक हैं, ये भी आपको पता होगा। इवन आपको पता होगा कि ये पहला गैर क्षत्रिय शासक था, गैर क्षत्रिय शासक, मगध का गैर क्षत्रिय शासक रहा है। इवन कि इसने ये भी कहा कि हम सभी क्षत्रियों को नाश कर देंगे, है ना, सर्व छत्रांतक, ऐसा करके इनको कहा गया। और इसने जो है ये एक इकराट की उपाधि ली थी, इकराट की उपाधि भी धारण किया था इसने। अब इसने इसलिए भी किया था ये, चूंकि इस समय इसने जो है कलिंग आक्रमण किया था, और कलिंग आक्रमण के तत्पश्चात इसने इकराट की उपाधि ली थी। कलिंग आपको पता है, कलिंग आक्रमण। तो वर्तमान में जो आप देखते होगे उड़ीसा का क्षेत्र, यह है ना यहाँ उड़ीसा, तो उड़ीसा जो देखते हो यही उड़ीसा जो है वो आपका कलिंग है, उस समय कलिंग नाम था। बात समझ में आ रहा है? हाँ, कलिंग जो है वो वर्तमान में उड़ीसा है। किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? जब आपका ये क्लास ओवर होने वाला होगा तो आखिर में 5 मिनट आप लोगों से हम बातचीत कर लेंगे, चिंता मत करिए। बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे, बहुत सारी नाराजगी होगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हम अंत में करेंगे। बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मुझे भी दिक्कत होगी और आपको भी दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चे बहुत सारे। किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था का जो है स्थापना किया था? एक सेंट्रलाइज जो है वो गवर्नमेंट के को स्टैब्लिश किया था। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कि राजा जो है वो अकेले, ठीक है, अगर कोई राजा है तो बहुत बड़े भूभाग को जो है उस पर उसका जो है वो एक आपका नियंत्रण चलेगा, वही होता है केंद्रीकृत। जैसे भारत अगर वर्तमान में कहा जाए तो केंद्रीकृत है। क्यों भाई? क्योंकि जितने भी आपके राज्य हैं या जितने भी जिले हैं, सबको कौन जोड़ कर रखा है? दिल्ली। दिल्ली मतलब हमारा कैपिटल, और कैपिटल मतलब हमारा एक गवर्नमेंट, एक ऐसा सरकार जो कि पूरे भारत पर अपना नियंत्रण रखे हुई है ना, तो वही केंद्रीकृत कहला गया। तो जब ये आपका मौर्य वंश का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ, और जब शासक बना आपके चंद्रगुप्त मौर्य, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। विशेष करके चाणक्य की मदद से ये हुआ सब कुछ। और चाणक्य वो चूंकि सभी ज्ञान को दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो पूरा जो भारत को जो है वो अखंड बनाने की जो चेष्टा चाणक्य ने किया था, पहले तो घनानंद के दरबार में गया, उसने क्या किया? अपमानित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से ये पूरा करने में वो सफल रहे। तो एक तरीके से एक दोनों का ही सहयोग कर सकते हैं, इनके वजह से वो राजा भी बने और फिर उसने ये सब चीजों को स्थापित किया।
मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? ठीक है, शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय विभागों में आपका विभक्त था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? कितने भागों में ये विभक्त था, कितने प्रांतीय भागों में? अरे सीधे सीधे समझ लो ना, कितने राज्यों में विभक्त था? 5 राज्यों में विभक्त था। ठीक है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो पूरे पाटलिपुत्र का, ठीक है, द टेक्स्ट इन विच द डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्र एडमिनिस्ट्रेशन इज अवेलेबल। कहां पर जो है ये पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में अगर कहा जाए तो है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इंडिका में है। ठीक है, तो इंडिका जो लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये जो है आपके मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और अगर मेगास्थनीज के विषय में कहा जाए तो एक यूनानी राजदूत है। ठीक है, यह कौन है? एक यूनानी राजदूत है, यूनानी राजदूत है। इसको भेजा जो गया है सेलुकस निकेटर के द्वारा भेजा गया है। यूनान के जो शासक है सेलुकस निकेटर, तो सेलुकस निकेटर के द्वारा भेजा गया है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है। इसका 2 कारण था। सेलुकस निकेटर अपनी बेटी कार्लिनिया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो जब विवाह किया गया तो विवाह करने के बाद क्या हुआ कि उनकी जो बेटी है वो तो चली आई पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र चली आई तो जाहिर सी बात है किसी न किसी व्यक्ति को तो जरूर भेजेगा। अभी भी आप देखिए नया नया शादी विवाह होता है तो लड़की के घर से उसका भाई या फिर कोई परिवार जरूर जाते हैं लड़की को देखने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारी बेटी, हमारी बहन या फिर हमारे घर वाले कैसे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उस समय राजदूत भेजना तो अनिवार्य था, बेटी चूंकि चली आई यहाँ। तो राजदूत जब आया है, अब वैसे भी कोई प्रशंसा कर रहा है अपने ससुराल का और खुद से करेगा तो कहाँ कोई मानेगा? दूसरा कोई करेगा तब ना कि उनके ससुराल में ये है वो है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहां से राजदूत भेजा गया है किसके रूप में? मेगास्थनीज। और उसी ने जो है ये पुस्तक लिखा है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का चर्चा पूरा किया हुआ है और पूरा पाटलिपुत्र का बखान है, खूबसूरती का भी, ये तमाम बातें। ठीक है, मौर्यकालीन राजा राज व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? अच्छा, मौर्यकालीन राज व्यवस्था का, राज व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? बच्चा एग्जाम को लेकर के जो आपके क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा। हाँ, अर्थशास्त्र के लेखक तो आपके जो रहे वो कौटिल्य रहे या विष्णुगुप्त, दोनों ही रहे। ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति, अलग थोड़े कोई है। अच्छा, उसमें तो हम डिस्कस नहीं किए होंगे, ओके कोई बात नहीं, डिस्कस आपसे हम नहीं किए होंगे, ओके। पिछले प्रश्न में, ओके, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसमें। अर्थशास्त्र ये तो मैंने बता ही दिया है कई बार, कौटिल्य। अरे इसी का नाम चाणक्य है, कोई अलग थोड़े ना है। या इसी को विष्णुगुप्त भी कहते हैं भाई, ये कोई अलग नहीं है, इस बात को समझिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिएगा, मौर्यकालीन राज व्यवस्था के, है ना, अंग का प्रमुख। अब देखो थोड़ा इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, देखो कार्यपालिका भी अपने आप में प्रमुख होते थे कुछ कार्यों को लेकर के, व्यवस्था पालिका भी इसमें है, उसके बाद न्यायपालिका भी है। इसमें सभी के सभी शामिल रहे हैं इनके राजा व्यवस्था में, राजा की व्यवस्था में। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग रहता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अगर बात किया जाए इसमें, ठीक है, कितनी समितियां हैं, ठीक है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में, हाउ है ना, हाउ मेनी कमिटीज है ना कोऑपरेटेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड में, तो कहा जाए तो आपको टोटल 6 रहे थे, 6 रहे थे। कितने? और इसमें याद रखना है कि प्रत्येक में 5-5 लोग रहते थे। बात समझिएगा। तो यहां मान लो कि टोटल 6 समिति है। कितने हैं? 6 समिति हैं और सब में 5-5 लोग हैं। तो याद रखना है टोटल ये लोगों की संख्या 30 होती थी। दोनों तरीके से पूछ सकते हैं आपको। 6 है ना, 6 इंटू 5 टोटल कितने? टोटल 30 लोग होते थे, 30 लोग होते थे। 6 समितियां, 5-5 लोग प्रत्येक समिति में, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 30। कुछ भी प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है, इसलिए हमने आपको ऐसे मेंशन करके बता दिया। क्लियर है सभी को? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे?
चलिए, वेरी गुड। तो अगर इसमें कहा जाए कि मौर्यकालीन मंत्री परिषद में अगर यहाँ का आप काउंसिल की बात करें तो इस काउंसिल में लगभग 12 से 20 लोग होते थे। ठीक है, अगर कहा जाए तो 12 से 20 लोग इसमें हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़े। मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभागों में बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? ठीक है, केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उस विभाग को क्या कहते थे? उस विभाग को क्या कहते थे? उस डिपार्टमेंट को क्या कहते थे? मेनी डिपार्टमेंट्स वर क्रिएटेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेजमेंट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। व्हाट वर दोज डिपार्टमेंट्स कॉल्ड? उन डिपार्टमेंट का नाम क्या था? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, समझिएगा। व्यवहारिक विभाग, तीर्थ या स्थानिक? ध्यान से समझिएगा, इन विभाग को क्या कहते थे? ध्यानपूर्वक समझिए सभी लोग। मौर्य काल के दौरान कई विभाग बनाए गए थे, मौर्य काल के दौरान केंद्रीय शासन संचालन के लिए, और इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहते थे इसको? इसको तीर्थ कहा जाता था। एकदम बढ़िया से याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो, इसको तीर्थ कहते थे। कौटिल्य के शास्त्र में कितने तीर्थों यानी कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है। और अगर इसके बारे में कहा जाए, इसको लिखा किसने है? कौटिल्य ने, या फिर कहा जाए विष्णुगुप्त ने। तो इसमें जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये कहा गया कितने विभागों का, कितने डिपार्टमेंट का उल्लेख किया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, टोटल 18 विभागों के विषय में ये मैं कह रहा हूं। कितना? 18 विभागों के। चलो, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये आपके लिए जो है आखिरी प्रश्न है, और आप लोगों के लिए ये होमवर्क भी रहेगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका है, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था विभक्त थी, तो इनके जो आपके जासूस वाले लोग हुआ करते थे वो कितने भाग में विभक्त थे? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। मौर्य काल के दौरान जो गुप्तचर थे, ठीक है, इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो कितने भाग में डिवाइडेड थे? 2, 3 या 4 या 5? तो आप इसको कमेंट सेक्शन में भी जो है क्लास एंड होने के बाद जो है आप उत्तर करेंगे। साथ साथ में जो बातें आपकी है, हमने आपसे वादा किया था कि आखिर में 2-4 मिनट आपसे बातचीत हम करेंगे, तो यह आज आपका आखिरी प्रश्न है, और समय सीमा भी चूंकि मेरे साथ में है, और इसी कारण से हम लोगों को है ना बिछड़ना भी होगा एक समय के साथ में। लेकिन आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं फटाफट से, जो आपके रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं आप बेशक आप हमसे पूछिए, आपकी बातों को बिल्कुल हम सुनेंगे, लेकिन जो है वही प्रश्न नहीं रहेगा वो अपने मन से मत बोलना। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी फटाफट। टॉपिक एंसेंट से ही शुरू हो रहा है बच्चा, तो अभी एंसेंट हमने बताया, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे मेडिवल एंड मॉडर्न में भी चलेंगे। सर बिहार स्पेशल में भी आता है क्या? बिहार दरोगा में भी बिल्कुल आता है, बिहार दरोगा में भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं, बिहार दरोगा में भी। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं, विजेता बैच में बिल्कुल अलग क्वेश्चंस होंगे, यही कैसे रहेगा? वो बिल्कुल अलग है। बहुत बहुत आशीर्वाद लखीसराय से, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अलग अलग जगह से। वेरी गुड जी, बिल्कुल बिहार स्पेशल का ही ये आपके क्लास है। सर बिहार करंट अफेयर भी चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, बट थोड़ा सा आपको उसके लिए वेट करना होगा, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, 1-2 हफ्ते, फिर उसके बाद हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे। नहीं, विजेता बीच में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो बिल्कुल फ्रेश और अलग नए क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी आप लोगों के लिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर आप लोगों का। और देखो, आपको अगर बिहार स्पेशल से जो अगर ये डाउट है कि सर क्वेश्चंस कहाँ से अधिक आएंगे, एक तो मॉडर्न बिहार से बहुत अधिक आएगा, मॉडर्न बिहार के साथ साथ आपके जो बिहार ज्योग्राफी का सेक्शन है उसमें से ज़्यादा आएगा, ये दोनों मिलाकर के ही 15 प्लस हो जाएगा, 15 प्लस, लगभग 17-18 के आसपास में। टेंशन मत लीजिए, अभी हम उसको एक एक करके करवा ही रहे। अब करवाना तो सब कुछ है, कम प्रश्न आता है तो कम ही करवाएंगे, लेकिन करवाना तो सब कुछ है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा है, मॉडर्न बिहार भी आप लोगों ने पढ़ा है बच्चा, यहाँ पर केवल रिवीजन के लिए हम आए हैं। थ्योरी की क्लासेज होती है ना आपके एप्लीकेशन में, थ्योरी क्लासेज आप लोगों ने कर लिया है ना? करेंट अफेयर के टॉपिक के लिए अगर आप पूछ रहे हैं, तो जितने भी पहले जो अगर आपका देखा जो स्टार्टिंग में जो कोई भी अगर आप मैगजीन खरीदते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, अवार्ड से रिलेटेड है,
इंटरनेशनल समिट जितने हुए हैं अगर वो सारे हैं तो वो पहले आपको कंप्लीट कंप्लीट करना चाहिए आपको। प्रीवियस ईयर का करा दीजिए सर। अरे बाबू इसमें पीवाई क्यू और एमसीक्यू दोनों है, ठीक है। पीवाई क्यू भी है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। पीडीएफ ओके, मैं इसको अभी अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी है का लिंक भी है, वहां से आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। सर बिहार दरोगा में बिहार स्पेशल आता है, बिल्कुल आता है बच्चा, बिल्कुल आता है, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को अपलोड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, और हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द, ठीक है। तो आज के लिए हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। जिन लोगों ने सेशन को अब तक लाइक नहीं किया आप लोग कर भी सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। आप लोगों का प्यार और बड़प्पन है कि इतनी भारी संख्या में आप हमसे मुलाकात करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलता है, और कहीं ना कहीं हमें भी आपकी ओर जो है ये खींचता है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं कि हम कहीं भी रहते हैं हमें लगता है कि दोबारा कि आप लोगों से मिलना ही चाहिए। पूरा बिहार से और भारत के अलग अलग राज्यों से भी बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारे बच्चे लाखों की संख्या में आ जाते हैं ना। अभी तो हज़ारों देख रहे हैं, धीरे धीरे वो व्यूज जा करके लाखों में हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार।